बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़ी हुई। दरअसल आज गृह मंत्री रहने वाले हैं राजस्थान के दौरे पर। अलवर के हरसौली में अमित शाह करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में करेंगे जनसभा। हरसौली के तिनक रोडी फार्म हाउस के सामने ये जनसभा होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित भी आज करेंगे। तो बैक टू बैक दौरे बीजेपी के तमाम दिग्गज जिनके चल रहे हैं, और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का आज दौरा रहने वाला है राजस्थान का। लगातार अमित शाह भी बैक टू बैक तमाम राज्यों के दौरे कर रहे हैं। बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, और आज भी अमित शाह जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। राजस्थान का दौरा अमित शाह का आज है। गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, जनसभा को संबोधित करें, क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम समय अब रह गया है, और ऐसे में अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है। बीजेपी कोई भी कोर कसर इन चुनाव में नहीं छोड़ना चाहती है। हर एक राज्य पर फोकस, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, उनका फोकस लगातार इन राज्यों पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, स्टार प्रचारक जनता को लुभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल दौरा किया राजस्थान का, और अब आज बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मरुधरा जाने वाले हैं। आज आपको बता दें गृह मंत्री खैरथल के हरसौली में चुनावी सभा करेंगे। तो आज गृह मंत्री अमित शाह जनता को संबोधित करेंगे, और ऐसे में आपको बता दें कि आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड का दौरा है। देवभूमि योगी आदित्यनाथ जाएंगे। नैनीताल में सीएम योगी जनसभा करेंगे। इसके अलावा हल्द्वानी में सीएम योगी की चुनावी रैली होनी है। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में ये रैली होगी। तो आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की डिमांड इस चुनाव में भी कितनी ज्यादा है। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रक्षा मंत्री जा रहे हैं, वहां पर स्पेशली योगी आदित्यनाथ को बुलाया जा रहा है। यानी कि जनता की डिमांड है कि सीएम योगी जाए, और इसीलिए नैनीताल में सीएम योगी आज जनसभा करते हुए नजर आएंगे। यानी कि फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट थी, इसमें टॉप में शुमार था योगी आदित्यनाथ का नाम। और देखिए आज जो देवभूमि में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जो उनका आक्रामक रुख है वो जनता को काफी ज्यादा पसंद आता है, और खास तौर पर क्योंकि उत्तराखंड से उनका लगाव है, उत्तराखंड से वो रहे हैं। अब आप समझिए कि वहां पर जनता से कैसे उनका जुड़ाव होगा, और जनता कितना सीएम योगी आदित्यनाथ को पसंद करती है। लेकिन एमबी इंटर कॉलेज के मैदान पर रैली भी होगी। क्या कुछ कहते हैं योगी आदित्यनाथ आज मंच से, ये सुनना उतना ही ज्यादा अहम और दिलचस्प होगा, क्योंकि देवभूमि की जो जनता है, जाहिर सी बात है वो सीएम योगी को सुनना पसंद करती है। आगे बढ़ते हुए बात अब एक बार फिर से अखबारों की सुर्खियों की। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया। एक साथ में 40 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए। आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के वॉर रूम में अलर्ट घोषित किया गया। इजराइल के उत्तरी इलाके को निशाना बनाया गया। तो इजराइल पर हिजबुल्लाह ने एक बड़ा हमला किया है। और देखिए, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि अगर हम पे हमला किया गया तो हम रिटेलिएट जरूर करेंगे। और इस बीच अखबारों में भी एक खबर मौजूद, अगर एनबीटी के फ्रंट पेज की बात करें तो नवभारत टाइम्स में फ्रंट पेज पर हेडलाइन दी गई कि ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ा है। यात्रा पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एक तरफ जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर हमला किया है, वहीं ईरान और इजराइल में तनाव भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद में इजराइल और ईरान के बीच में तनाव बढ़ गया है। इस बीच भारत ने अपने नागरिकों को दोनों देशों की यात्रा करने से मना किया है, सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। ईरान और इजराइल में रहने वाले भारतीयों को सलाह दी गई है कि आप अपनी सुरक्षा के बारे में सतर्कता बरतें और अपनी गतिविधियां कम से कम रखें। तो इजराइल पर हिजबुल्लाह ने ये बड़ा हमला किया, और सबसे अहम बात है कि आपने देखा कि इस वक्त जो वहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है, एक तरफ इजराइल और गाज़ा पट्टी, वहाँ पर हमास जो है वो लगातार उनके बीच में जो हालात हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। और जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रण कर लिया था कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा तब तक हम हमला करते रहेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए कि एक चक्रव्यूह रचने की कोशिश की गई है। जो ईरान है, क्योंकि वो पहले से इजराइल के अगेंस्ट बताया जाता है, ईरान जो है वो बैक ऑफ कर रहा है हिजबुल्लाह को, और यही वजह है कि वहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब भी हिजबुल्लाह की तरफ से ऐसे हमले वहाँ
पर किए गए थे। हालांकि इजराइल की जो आर्मी है, इजरायली डिफेंस फोर्स है, वो पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद नजर आती है और वो जो एरिया है, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर भी पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया था। इससे पहले भी तमाम तरह के कदम उठाए गए। अब कहा जा रहा है कि जो तनाव है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है और इजराइल पर अब हिजबुल्लाह ने एक और हमला कर दिया। हालांकि काउंटर अटैक यहाँ पर फिर से किया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच जो इस वक्त रिश्ते हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आगे बढ़ते अगली सूचना तक ना करें इजराइल और ईरान की यात्रा। युद्ध की आशंका के बीच विदेश मंत्रालय ने जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी है। सीरिया में 11 दिन पहले ईरानी दूतावास पर दरअसल हमला हुआ था और इसको लेकर के क्योंकि दोनों देश किस तरीके से आमने सामने आ गए हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। बाकायदा ये कहा गया है कि जो लोग वहाँ पर इंडियंस हैं वो भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। NBT मेरे पास है, जो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो ये कि वहाँ पर वेबसाइट का जो पता है वो बाकायदा जारी किया गया है। इसमें है cons.tehran@mea.gov.in। बाकायदा नंबर जारी किए गए, यानी कि अगर कोई भी इंडियन है जो कि वहाँ पर फंसा हुआ है वो फ़ौरन से इन नंबर पर संपर्क कर सकता है। जो नंबर है वो अब एक बार बहुत जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ, +982188755103। इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो +989128109115, यानी कि इस नंबर के जरिए वहाँ पर जो इंडियंस हैं वो फ़ौरन से दूतावास से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में भी तनाव कम होने की जो और देखिए प्रिया, तनाव कम नहीं है। होगा बल्कि बढ़ेगा, ये अमेरिका भी कह रहा है। अमेरिका की तरफ से तो बाकायदा जो उसके नागरिक है उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। हिंदुस्तान ने तो किया, अमेरिका ने भी कहा है अपने नागरिकों से कि बच के रहिए, क्योंकि ईरान ऐसा हो सकता है कि अटैक करे, क्योंकि जिस तरीके से इराक पर जो ईरान का दूतावास था वहां पर इजराइल की तरफ से अटैक किया गया, तब से ईरान काफी गुस्से में है और जो खुंदक है ईरान और इजराइल की वो पहले से है। इसीलिए माना जा रहा है कि इससे पहले तो कभी हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे के सामने आने की, लेकिन अब ऐसा मौका है कि ऐसा हो सकता है। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। पाकिस्तान मालदीव्स के सुर में गा रहा था तुर्की, भारत ने दिया 22,000 करोड़ का फटका, तो भारत ने उसी अंदाज में उसको जवाब दिया। टेंशन में खलीफा आ चुका है। रक्षा मंत्रालय ने तुर्की की कंपनी से ठेके सारे रद्द कर दिए हैं और ये ठेके हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दे दिए हैं। ये बड़ी जानकारी है। रक्षा मंत्रालय ने घरेलू शिप बिल्डिंग कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए तुर्की की जो कंपनियां सभी ठेके रद्द कर दिए हैं और ये सारे ठेके दे दिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। इस डील के तहत 5 फ्लीट सपोर्ट शिप बनाए गए थे। बुधवार को आपको बता दें विशाखापट्टनम में पहले शिप की स्टील कटिंग सेरेमनी संपन्न हो चुकी है। भारत ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब हाल ही के दिनों में तुर्की ने भारत के खिलाफ कई विरोधी कदम उठाए हैं, तो भारत ने उसको उसी के अंदाज में यहां पर जवाब दिया है। आपको बता दें कि अब तक पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइलें देने वाले तुर्की ने आपको बता दें कि अब मालदीव्स को भी TB2 किलर ड्रोन दिया है, जहां की मौजूदा सरकार इन दोनों भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रही है। और आपको याद होगा 33% जो पर्यटन है वो घट गया है। जमकर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद हुआ था जनवरी में, ये सबसे पहले विवाद सामने आया था और उसके बाद से जो वहां का पर्यटन है वो लगातार कम हो गया और कम होते होते ये 33% तक भी पहुंच चुका है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से टेंशन में अब खलीफा है, क्योंकि भारत ने तुर्की की कंपनियों से जो ठेके थे उनको रद्द कर दिया गया। जाहिर सी बात है ऐसे में टेंशन वहां पर बढ़ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करते हैं। 97 तेजस लड़ाकू विमान खरीदेगा रक्षा मंत्रालय। HAL को मिला है 67,000 करोड़ का ये टेंडर। आपको बता दें कि SU-30 लड़ाकू विमान को अपग्रेड की मंजूरी दे दी गई है। भारतीय वायुसेना के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, यानी कि देखिए किस तरीके से जो वायुसेना हमारी और ज्यादा सशक्त होगी। और कहते हैं कि कोई भी देश तब तक सुरक्षित है, तब तक महफूज है जब तक उसकी जो वायुसेना है वो सशक्त है, ये माना जाता है। और इसीलिए आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने 97 लड़ाकू जो हल्के लड़ाकू विमान है उसको HAL को टेंडर उसके लिए बाकायदा जारी किया है। रक्षा मंत्रालय ने जो ये कदम उठाया, इससे अब जो दुश्मन देश है उनकी परेशानियां बढ़ चुकी है, हलचल वहां पर है। और ऐसे में ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इस टेंडर की लागत लगभग 67,000 करोड़ बताई जा रही है। ये टेंडर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC द्वारा की गई बैठक के 4 महीने बाद जारी की गई है। और इस बैठक में वायुसेना को अधिक तेजस MK-1A
लड़ाकू विमानों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, यानी कि सशक्त किस तरीके से हमारी वायुसेना को करना है। जाहिर सी बात है, ज्यादा विमान मिलेंगे, वो भी लड़ाकू विमान ये है। और तेजस की गर्जना तो हर कोई जानता है कि किस तरीके से तेजस एक फाइटर जेट है। इसके अलावा परिषद द्वारा उठाया गया यह कदम विमानों की जरूरत के लिए भारत के खरीद नियमों के तहत हथियार और सिस्टम खरीदने की दिशा में पहला एक बड़ा कदम के तौर पर देखा जा रहा है। और इसीलिए कह रहा है कि जो पड़ोसी देश जो हिंदुस्तान की तरफ टेढ़ी नजर से देखते हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, यूएन से जुड़ी एक खबर, अब बर्दाश्त नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पाकिस्तान को फटकार लगाई गई है। हिंदू और ईसाई महिलाओं की सुरक्षा में कमी आई है पाकिस्तान में, ये बात यूएन के द्वारा कही गई है, ये जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पष्ट शब्दों में ये यूएन की तरफ से कह दिया गया है कि पाकिस्तान में हिंदू महिलाएं नहीं, और संयुक्त राष्ट्र की पाकिस्तान पर फटकार। बिल्कुल, अल्पसंख्यकों की हालत क्या है पाकिस्तान में, ये किसी से छिपी नहीं है। और इसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर से पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। आगे बढ़ेंगे यूपी के मुरादाबाद की बात। गृह मंत्री अमित शाह बीते दिन यहाँ पर मौजूद थे। विपक्ष पर उन्होंने जोरदार हमला बोला, कहा कि कांग्रेस, एसपी और बीएसपी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुई। इन्होंने मंदिर का विरोध किया। मुरादाबाद में पश्चिमी यूपी का हिस्सा है और लगातार आप देख रहे हैं कि दिग्गजों की तरफ से हुंकार भरी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद थे कि जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने इसे दूरी बनाई, इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्षी पार्टियों का तो यही रवैया है, वो राम मंदिर का विरोध करते और इसी कारण से जब उनको वहां पर इन्विटेशन दिया गया, आमंत्रण पत्र उन्हें मिला, वो फिर भी नहीं आए। और इसको लेकर के अब सियासत बेहद तेज है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी 80 की 80 सीटें कैसे हासिल हो, इसको लेकर के अलग अलग जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए दिग्गज नजर आ रहे हैं। पश्चिमी यूपी पर सबसे ज्यादा फोकस है और इसी को साधने के लिए पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, एक तरफ जहां पश्चिमी यूपी पर फोकस, उधर गृह मंत्री अमित शाह ने कल तमिलनाडु का भी दौरा किया। तमिलनाडु में उन्होंने चुनावी कमान संभाली, मदुरै में रोड शो किया। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रोड शो के दौरान की लोगों की भारी भीड़ यहां पर उमड़ी, क्योंकि देखिए बीजेपी की अगर हम बात करें तो 3 राज्य इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस में बीजेपी के हैं, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना हो, जिसमें बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य जिस पर फोकस सबसे ज्यादा बीजेपी इस वक्त कर रही है। अमित शाह जो कि बैक टू बैक रोड शोज कर रहे हैं, इसके अलावा जनसभाएं कर रहे हैं। आज पहुंचने वाले हैं राजस्थान में करेंगे जनसभा, लेकिन कल बीती शाम पहुंचे हुए थे तमिलनाडु, वहां पर रोड शो किया और जनसभा को भी कल यहां पर संबोधित किया था। तो देखिए किस तरीके से जनता को संबोधित किया जा रहा है। ये दौड़ लगातार जारी है, चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीधी में आपको बता दें कि जनता को संबोधित किया और ऐसे में कहा कि 10 सालों में देश ने बहुत विकास किया है। भारत ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जापान को भी पीछे छोड़ दिया है, यानी कि पिछले 10 सालों से जिस तरीके से एनडीए की सरकार काम कर रही है, केंद्रीय सरकार काम कर रही है, जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर उनकी तरफ से कहा गया और जाहिर सी बात है कि ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देखिए ये कहा जा रहा है बार बार बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से, दिग्गजों की तरफ से, कि जो कांग्रेस सालों साल नहीं कर पाई उसको बीजेपी ने 10 साल में पूरा कर दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए थे जब उसकी सरकार थी केंद्र में, तब भी कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको उसने पूरा किया हो और इसीलिए जनता परेशान रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम कामों को पूरा किया है, जनता से जो वादे किए उनको पूरा किया है। और 3 ऐसे मुद्दे या यूं कह लीजिए कि केंद्र बिंदु, क्योंकि 2014 से मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी की रहा, वो राम मंदिर, धारा 370 और 3 तलाक, जिसको लेकर अब हर मंच से तमाम दिग्गज इस बात का जिक्र करेंगे जो हमने कहा वो हमने करके दिखाया। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, हमने बना के दिखाया। हमने कहा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हमने हटा के दिखाए। इसके अलावा क्योंकि 3 तलाक से जो मुस्लिम महिलाएं थी वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित थी और हमने उनकी मुश्किलों को कम किया। हमने इस पर कानून लाया कि ऐसे ही आप 3 तलाक नहीं दे सकते, इसको बंद किया। तो जाहिर सी बात है, ये कहा जाता है कि वो मुस्लिम महिलाएं आज साइलेंट वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिसका फायदा बीजेपी को होता है। जेपी नड्डा की तरफ से मंच से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया और अर्थव्यवस्था किस तरीके से हिंदुस्तान की बढ़ रही है, पिछले 10 सालों में जो काम हुए हैं और जो आगे विजन हिंदुस्तान का नजर आता है वो पूरा विश्व देखता है। और ऐसे में ये साफ है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ेगी। तमाम ऐसे देश जो हिंदुस्तान की तरफ एज अ लीडर के तौर पर देखते हैं।
और लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के लिए उत्तराखंड पहुंचे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ने चुनावी सभा में कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। कहा कि देश खुद अपने विरोधियों से बदला ले रहा है। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कही गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां उत्तराखंड के दौरे पर रहे, वहीं उस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंचे और एक बार फिर से कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा और जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। देश खुद अपने विरोधियों से बदला ले रहा है, ये बात राजनाथ सिंह के द्वारा कही गई चुनावी सभा के दौरान। आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। पहले माफिया दंगे करते थे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। दंगा करने वालों को उल्टा लटकाया जाता है, उल्टा लटकाकर नीचे मिर्च का छौका लगाया जाता है। हमारी सरकार ने दंगा मुक्त वातावरण दिया, ये उन्होंने कहा। तो देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर मौजूद थे तो लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर उन्होंने विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया। क्या उन्होंने कहा, आपको एक बार सुनवा देते हैं। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। प्रयागराज का माफिया जबरदस्ती एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के आरोप में किस तरीके का व्यवहार करता था और बहनों और भाइयों, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिए। वहां लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा माफिया है। हमने कहा कितना बड़ा माफिया है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल गरीबों को मकान बनाऊंगा भी और अपने हाथों से मैं देने के लिए जाऊंगा। और मैं स्वयं गया था वहां देने के लिए। और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी तमिलनाडु में रोड शो किया। आपको बता दें, तंजावुर में बीजेपी ने के लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। डीएमके कांग्रेस पर जमकर वो भी निशाना साधती हुई यहां पर नजर आई। तो बैक टू बैक दौरे तमिलनाडु में आपको बता दें, अमित शाह जो कि पहुंचे थे, मदुरै में रोड शो उनके द्वारा किया गया था। और अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, जिन्होंने चुनाव प्रचार किया। लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में बीजेपी प्रत्याशी हैं तंजावुर, उनके पक्ष में यहां पर चुनाव प्रचार करती हुई वो नजर आई। और इस दौरान डीएमके कांग्रेस पर भी जमकर उन्होंने हमला बोला। देखिए लगातार आपको ये रोड शो की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं।